जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो दोस्तों यूपीएससी 2021 के हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के मैथ के प्रश्नों को सोल्व कर रहे थे, जिसमें कि हमने नंबर सिस्टम के आपको 3 वीडियो ऑलरेडी करा दिया है। आज नंबर सिस्टम का ये चौथा वीडियो है, यानी नंबर सिस्टम का ये अंतिम वीडियो भी है। और आज के इस वीडियो में मैंने यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं और कुछ यहाँ पर मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन भी यहाँ पर लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हमारा नंबर सिस्टम का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 0.44 को न्यूनतम भिन्न के रूप में लिखा जाता है, तो अंश और हर का योगफल कितना होगा? यानी आपको ये जो 0.44 दिया गया है, इसको आपको सरलतम रूप में बदलना है और फिर अंश और हर जो आएगा उनका आपको योगफल बताना है। अब सरलतम रूप क्या होता है? इसको सरलतम रूप भी बोलते हैं, न्यूनतम रूप भी इसको बोलते हैं। यानी आपको जो ये भिन्न दी गई है, इसको आपको भिन्न में बदलना है। तो ये दशमलव हटाएंगे, इसके स्थान पर 1 आएगा और जो बाद के अंक बचे हैं आपके, इनके स्थान पर 0 आएगा। यानी हमारी जो भिन्न बन गई वो क्या बन गई? 44/100। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ही भिन्न बनाकर इनका यहाँ पर योगफल निकाल लेंगे, जो कि आप में अपने आप में गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है ना, वो न्यूनतम भिन्न पूछा गया है। न्यूनतम भिन्न का मतलब होता है इसको तब तक काटते जाइए जब तक कि ये कटकर बिल्कुल छोटा ना हो जाए, यानी कटना बंद ना हो जाए। अब देखिए इसको हम काटेंगे कैसे? इसको हम 4 से काट लेंगे। 4 से कट जाएगा ऊपर 11 बार और 4 से कट जाएगा ये 25 बार। कट जाएगा नहीं? अब देखिए 11/25 आ गया। अब ये जो 11/25 है, ये अब किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इनको दोनों को एक साथ काट सके। अब ये हमारा जो भिन्न आ गया है 11/25, ये बिल्कुल न्यूनतम भिन्न आ गया है, यानी ये सरलतम रूप भिन्न का आ गया है। अब हमें अंश और हर का योगफल ज्ञात करना है, यानी इन दोनों का योगफल हमको ज्ञात करना है। तो योगफल कितना हो जाएगा इन दोनों का? 5 और 1 6 और 2 और 1 3, यानी कि 36। तो अंश और हर का जो योगफल होगा वो 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको 6 के द्वारा कौन सी संख्या विभाज्य है वो बताना है। अब देखिए 6 की विभाज्यता नियम क्या कहता है? देखिए 6 का निर्माण कैसे हुआ है? 6 बराबर 2 गुणे 3। 2 गुणे 3 से तो बना है 6। यानी वो संख्या जो 2 से कट जाए और 3 से कट जाए, वो पूरी पूरी संख्या आपकी 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 2 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे। 2 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर अंतिम अंक यानी इकाई का अंक अगर सम है तो वो 2 से कट जाता है। यानी अगर इकाई का अंक आपका 2 से विभाजित हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए हम यहीं पर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं पहले। क्या इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 3 है। क्या ये 2 से विभाजित होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2 से तो विभाजित वो होगा जो सम संख्या होगी। तो यहाँ पर 3 जो है ये विषम संख्या है, यानी ये 2 से विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब ये हमारी संख्या पूरी की पूरी 2 से विभाजित नहीं होगी। और जब ये 2 से विभाजित नहीं होगी तो 6 से भी विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 6 से विभाजित का नियम कहता है कि 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होनी चाहिए। लेकिन ये तो यहाँ पर 2 से ही विभाजित नहीं होती, तो हम इसको ऑप्शन को यहीं पर एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन सी देखते हैं। इसमें इकाई का अंक क्या है? 5 है। तो क्या 5 2 से विभाजित हो जाएगा? आप कहेंगे कि जी बिल्कुल नहीं 2 से विभाजित होगा, क्योंकि ये भी एक विषम संख्या है और विषम संख्या कभी भी 2 से विभाजित नहीं होती। तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब बच गया ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में इकाई का अंक क्या है? यहाँ पर 6 है। तो 6 जो है वो अपने आप में 2 से विभाजित हो जाता है, बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। और इसमें भी इकाई का अंक 6 है, ये भी 2 से विभाजित हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा हो सकता है। तो 2 से हमने यहाँ पर चेक कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पर 3 से। 3 से चेक करेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या में जितने भी अंक होते हैं उन सभी के अंकों का योग करेंगे, और जो योगफल आएगा अगर वो योगफल 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए इसमें संख्याओं का योग जोड़ेंगे। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 6 24। तो इसके अंकों का योग कितना आया है? 24। तो ये तो हमारे 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा।
24 3 से विभाजित हो जाता है नहीं भाई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा 3 से विभाजित है और 2 से भी विभाजित है। और जब ये 3 से और 2 से विभाजित है तो ये संख्या हमारी पूरी पूरी 6 से भी विभाजित हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमारा 3 का नियम और 2 का नियम लग गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि हमको ऑप्शन नंबर ए भी चेक करना है, तो चलिए इसको भी चेक कर लीजिए। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 और 6 कितने होते हैं? 22 होते हैं। तो जो 22 है वो 3 से विभाजित होगा? आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं होगा। और जब ये 3 से विभाजित नहीं होगा तो ये 6 से भी विभाजित नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 5223 से 5227 तक इन दोनों सम्मिलित, यानी ये दोनों संख्या जो दी गई है ये वाली भी और ये वाली भी सम्मिलित करनी है हमको। तो 5223 से 5227 तक 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो देखिए हमको 5223 से, अब ये 5223 भी लेनी है तो हम इसको लिख लेते हैं 5223। ठीक है, उसके बाद 5224 ये आएगा ना भाई, क्रमागत संख्या ही तो करनी है हमको यहाँ पर। 5223 से स्टार्ट करके 5227 तक जानी है। इस बीच में जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं आएगी उन सभी को लेना है। तो 5224 तो ले ली हमने, 5225 भी ले ली, 5226 भी ले लीजिए, 5227। ठीक है, ये भी ले लिया हमने। यहाँ तक 27 तक ही तो बोला ना, ये अंतिम संख्या है, इसको भी हमको सम्मिलित करना था। अब देखिए 5 संख्या हो गई, गए 1 2 3 4 5, ये 5 क्रमागत संख्याएं हो गई। अब इनका योगफल हमको करना है जो कि प्रश्न में बोला गया है। अब देखिए 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20 और 5 25 का 5 का हासिल 2। तो 2 हासिल के और 2 1 4, 4 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 का 2 का हासिल 1, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 हासिल का 11, हासिल 1, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 1 हासिल का 26। ठीक है, तो योगफल आ गया हमारा इन 5 क्रमागत संख्याओं का ये 26,125। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, प्राकृतिक संख्याओं के योगफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करना है। अब हमको इसको 5 से विभाजित करना है इस योगफल को, और शेषफल हमको बताना है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 आ जाता है तो वो संख्या पूरी पूरी 5 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये जो संख्या दी गई है 26,125 ये हमारी 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। और जब ये 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी तो यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा? 0 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, 0 शेषफल होगा। तो प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो शेषफल बचेगा वो 0 बचेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 1। अब देखिए आपके प्रीवियस ईयर के यहाँ पर क्वेश्चन सभी समाप्त हो गए हैं। अब यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो मोस्ट एक्सेप्टेड हो रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनको आपको देखेगा, अब आपको मजा भी आएगा प्रश्नों को करने में। ठीक है, अब देखिए यदि a b से 7 अधिक है, b c से 16 अधिक है और a प्लस b प्लस c का मान 255 है, तो 3a प्लस सी माइनस 4b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको एक बार करने की कोशिश करिए। तो देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं a b b और ये होगा c। अब देखिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे? c से स्टार्ट करेंगे। b c से 16 अधिक है, यानी b जो है वो c से 16 अधिक है, तो क्यों ना हम c को x मान ले, c को मान लिया हमने x। ठीक है, और जो b है वो c से कितना अधिक है? 16 अधिक है, तो x प्लस 16 ये हो जाएगा b। भाई c से 16 ही तो ज्यादा है b, यहाँ पर देखिए c से 16 अधिक है b, तो ये हमने इसको मान लिया x प्लस 16। अब देखिए a b से 7 अधिक है, यानी b तो हो गया हमारा ये x प्लस 16, इस b से भी 7 ज्यादा क्या है? a है, तो x
प्लस 16 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 7 हो जाता है 23। तो एक ए हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस 23 आ जाएगा। ठीक है, जो ऊपर में एक कंडीशन दी गई थी वो हमारी पूरी हो गई। अब देखिए इनको आपस में जोड़िए, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का जो मान दिया गया है वो 255 दिया गया है, तो क्यों ना हम इनको आपस में जोड़ लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए 1x 2x और 3x, यहाँ पर हो जाएगा ये 3x, जोड़कर आएगा 3x प्लस, अब देखिए 16 को और 23 को जोड़िए, 16 और 23 कितने हो जाएंगे आपके, तो 16 और 23 हो जाएंगे आपके 39। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पर आ गया है हमारा 3x प्लस 39, और प्रश्न के अनुसार हमको a प्लस बी प्लस सी का मान क्या दिया गया है, 255 दिया गया है, तो इसके बराबर में हम 255 रख देंगे। ठीक है, अब ये 39 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर 255 माइनस 39। ठीक है, इसको ऐसे घटा लेंगे तो 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ पर 4 में से 3 जाकर 1 बचेगा, और ये 216 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3x बचा था ना, अब देखिए x का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 3 उधर जाकर भाग में चला जाएगा क्योंकि ये इधर गुना में है, तो अब इस 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से 21 और 3 दूनी 6, यानी x का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, पहले तो a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए a का मान कैसे निकालेंगे, ये देखिए x प्लस 23, एक a का मान क्या है, x प्लस 23, और x का मान हमने अभी क्या निकाला है, 72 निकाला है, तो 72 और 23 ये हो जाएगा हमारा a का मान। ठीक है, और b का मान क्या होगा, x की जगह हम यहाँ पर 72 रख लेंगे, 72 और प्लस में ये 16 जोड़ देंगे। ठीक है, ये तो हमारा b का मान होगा, a का मान ये है, b का मान ये है, और c का मान हमारा x है ही 72, वो 72 है ही। ठीक है, तो c का मान हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 72। ठीक है, ये होगा c का मान। अब देखिए 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5, और 7 और 2 ये हो जाएंगे 9। ठीक है, यानी ए का मान कितना हो गया, 95। ठीक है, अब देखिए बी का मान निकाल लीजिए, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8, भाई 6 और 2 ये 8 ही तो हो जाएंगे, और 7 और 1 हो जाएगा 8, यानी बी का मान कितना हो जाएगा, 88, और सी का मान हमारा 72। अब हमारे पास ए का मान, बी का मान और सी का मान आ गया है। अब हम यहाँ पर देखिए प्रश्न को सोल्व करेंगे जो हमसे पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है, 3a प्लस सी, क्या पूछा गया है, 3a प्लस सी माइनस 4b, ये पूछा गया है ना। अब देखिए a की जगह 3, a का मान रख दीजिए, a का मान क्या निकल कर आया है हमारा, 95 आया है, यहाँ पर देखिए 95। ठीक है, ये वाला देखिए 95, तो a का मान हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 95 रख देंगे, ये हो गया 95, प्लस सी का मान क्या निकल कर आया है, 72 आया है, यहाँ पर देखिए, तो सी के स्थान पर हम 72 रख देंगे। ठीक है, माइनस 4 के स्थान पर 4 रखेंगे, और बी का मान कितना आया है, 88 आया है, तो गुना में 88, बी का मान 88 रख दिया। अब देखिए इसको यहाँ पर सोल्व कर लीजिए, बड़े आसान तरीके से सोल्व हो जाएगा। तो देखिए 95 की 3 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 पंजे 15, और 3 नम 27, और 1 28 आ गया, प्लस में ये हो जाएगा 72, और माइनस में 4 की 88 में गुना कीजिए, 4 अठे 32, और 4 अठे 32, 33 34 35, ये हो जाएगा 352। ठीक है, अब ये देखिए 285 में 72 को जोड़ दीजिए, तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7, और 8 और 7 कितने हो जाएंगे, 8 और 7 कितने हो जाएगा, 15, 15 का 5 का हासिल 1, और 2 और 1 हासिल का 3, ये होगा 357। इसमें से हमको घटाना है 355, तो घटाकर हमारा जो आंसर आएगा, 7 में से 2 जाकर 5, यानी कि 357 में से 352 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ आप प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए जब भी आपसे अभाज्य संख्या पूछे जाए ना, तो आपको विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए। यानी 2 से स्टार्ट करेंगे आप, 2 की विभाज्यता का नियम, फिर उसके बाद 3 का लगाएंगे, फिर 4 का लगाएंगे, फिर 5 का लगाएंगे। ऐसे ही आपको विभाज्यता के नियम लगाकर चेक करना होता है। इससे प्रश्न बहुत जल्दी आसान हो जाता है, यानी कि सोल्व हो जाता है। अब देखिए 2 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 2 की विभाज्यता का नियम कहता है
कि अगर अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अब देखिए 2 से पूरी संख्या कट जाती है, आप कहेंगे कि जी बिल्कुल कट जाती है। और जब ये 2 से कट जाती है तो ये अभाज्य संख्या तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अभाज्य संख्या में होती है जो एक और अपने के अलावा किसी और से न कटे। लेकिन जो 54 है ये तो यहाँ पर 2 से विभाजित हो गया, इसका मतलब ये तो हमारे अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए 39, देखिए 39 में सबसे पहले 2 से काट कर देखेंगे इसके, तो क्या ये 2 से कटेगी? आप कहेंगे जी 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि अंतिम अंक 2 से नहीं कट रहा है। तो 2 से नहीं कट रहा है तो फिर हम 3 का नियम लगा कर देखेंगे। 3 का नियम क्या कहता है कि अगर संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से कट जाती है। अब देखिए संख्याओं के अंकों का योग क्या है इसके, 9 और 3 कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो क्या ये 12 3 से कट जाता है? 3 चौक 12। ठीक है, आप कहेंगे कि जी बिल्कुल कट जाता है। तो जब इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। भाई 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 13 बार कट जाएगी। तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि अभाज्य संख्या तो किसी से नहीं कटेगी, एक और अपने के अलावा किसी से नहीं कटेगी। लेकिन ये तो यहाँ पर 3 से कट गई, तो ये भी हमारे प्रश्न का जवाब नहीं होगा, यानी ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब देखिए 68, देखिए 68 में देखिए ये किससे कटती है? 2 से ही कट जाएगी ये तो जब ये 2 से कट जाएगी तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसका मतलब ऑप्शन हमारा बच गया, ऑप्शन डी, यही हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यही अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस पर आप कोई सभी नियम लगाओगे तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 156 से विभाज्य है? अब देखिए 156 से विभाजित करने के लिए आपको 156 के पहले अभाज्य गुणनखंड करने होंगे, और अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना फिर उनके नियम यहाँ पर लगाएंगे। तो पहले हम इसको 156 को अभाज्य टुकड़ों में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? इसको देख लिए 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, ऐसे काट लीजिए। 2 तिया 6 और 2 नम 18, और यहाँ पर इसको काट लीजिए 3 से, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 13, ये कट जाएगा 13 से। यानी 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा? 4 गुना 3 गुना 13, ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड। ठीक है, तो 4 गुना 3 और गुना 13, ये हो जाएगा। यानी अब आपको क्या लगाना है? 4 का नियम लगाना है, 3 का नियम लगाना है और 13 का नियम लगाना है। ये जितनी भी संख्या यहाँ पर दी गई है इनमें आपको ये नियम लगाने हैं। अगर इन तीनों से संख्याएं कट जाती है तो पूरी की पूरी संख्याएं आपकी 156 से भी विभाजित हो जाएगी। अब देखिए सबसे पहली संख्या देखिए 312, 312 है ना ये। इस 312 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 312। इस 312 को सबसे पहले आप 4 से विभाजित करके देखिए। 4 से विभाजित का नियम क्या कहता है? अगर संख्या के अंतिम के 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो अंतिम 2 अंक क्या है यहाँ पर? 12 है, तो 4 से 12 कट जाता है, 4 तिया 12, जी हाँ पूरा पूरा कट जाता है। इसका मतलब 312 जो है वो 4 से कट जाएगी। जब 312 4 से कट जाएगी तो हमारी पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, जी बिल्कुल हो गई। उसके बाद हम ये 3 वाली कंडीशन लगा कर देखेंगे, 3 से इसको विभाजित करके देखेंगे। 3 से विभाजिता का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 और 2 5 और 1 6, इसके अंकों का योग कितना है? इसके अंकों का योग हो जाएगा आपका 6। तो 6 3 से कट जाता है, आप कहेंगे कि बिल्कुल कट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 312 है इसमें हमारी ये दूसरी कंडीशन भी लग गई, यानी 3 का नियम भी लग गया। अब देखते हैं हम यहाँ पर 13 का नियम। 13 का नियम क्या कहेगा? सीधा सीधा इसको 13 से काट लीजिए। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 यानी कि 2 बार चला गया, और आगे कितना बचेगा? आगे बच गया है 5, 5 बच गया ना भाई। 31 में से 5 जाएंगे तभी तो 26 होएगा। तो 13 दूनी 26, आगे बच गया 5, उतार लिया बाद का 2 का। ये काटेंगे 13 से, 13 चौका 52, यानी ये 13 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो 312 संख्या है वो 4 से भी, 3 से भी और 13 से भी विभाजित हो जा रही है। इसका मतलब 312 जो होगा वो 156 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। यानी एक संख्या तो हमारी हो गई है 312। ठीक है, अब दूसरी चेक कीजिए। ऐसे ही आपको दूसरी करनी है, फिर तीसरी करनी है, सभी को ऐसे ही आपको चेक कर देना है। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका यहाँ पर बता दिया है कैसे चेक करना है। इसी तरीके से आप इसको चेक करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर ज्यादा समय न लेकर सीधा आपको इसका प्रश्न का जवाब बता देता हूँ। तो देखिए 312 हो जाएगा एक, फिर दूसरा हो जाएगा 936, फिर हो जाएगा 1872, और फिर हो जाएगा 71 76। ये 4 संख्याएं आपकी
4 से भी, 3 से भी और 13 से भी विभाजित हो जाएगी, और जब इन तीनों से विभाजित होगी तो 156 से तो विभाजित हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये टोटल ऐसी 4 संख्या है जो 156 से विभाजित होती है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य है। तो देखिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको एक बार देखिएगा। तो 196 जो होता है, पहले इसको लिख लीजिए। 196 196 ये किसका वर्ग होता है? ये 14 का वर्ग होता है। ठीक है, 14 का वर्ग होता है नहीं होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। और 14 कैसे बना होगा? 14 बना होगा 2 गुने 7, 2 सत्ते 14, ऐसे ही तो बना होगा। और 2 सत्ते 14 इसका है यहाँ पर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हो जाता है 2 का स्क्वायर गुणे में 7 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का वर्ग और 7 का वर्ग, यही तो हो जाएगा। इसके आपको अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। ठीक है, यानी आपको तब तक गुणनखंड करते रह जाना है जब तक ये बेस होता है। बेस क्या है हमारा? 2 और यहाँ पर 7। ठीक है, क्या है बेस? 2 और 7। ये बेस जो होता है ये अभाज्य संख्याएं न आ जाए तब तक आपको इनको विभाजित करते रहना है, इनके गुणनखंड करते रहना है। अब देखिए हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर 2 गुना 7 की पावर 2। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में पूछा क्या गया है, 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य है। अगर आपसे यहाँ पर 4 से विभाज्य पूछे, 6 से विभाज्य पूछे, किसी से भी विभाज्य पूछे, तो आपको दिए गए जो गुणनखंड है ये इनमें से उसी संख्या को बाहर निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ पर हमको 4 से विभाज्य पूछे है ना, तो हमको इसमें से 4 बाहर निकाल लेना होता है। तो 4 बाहर कैसे निकलेगा? 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। तो इस 2 की पावर 2 को हम यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे, और अंदर क्या बच गया हमारा? 7 की पावर 2 बच गया। ठीक है, बच गया नहीं बच गया? तो ये हो जाएगा हमारा 4 और अंदर हो जाएगा 7 की पावर 2। अब जो भी पावर दी गई होती है अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी यहाँ पर आपका बचेगा उसको सोल्व करना है। जैसे कि हमसे 4 से विभाज्य पूछे थे ना गुणनखंड, तो 4 तो हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया। अब हमको इसका कुछ नहीं करना है, हमने इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी माल मसाला बचा हुआ है उसी को सोल्व करना है, उसी से हमारा उत्तर आएगा। अब देखिए इसका मैंने आपको क्या बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि जो पावर होती है ना उसमें हमको एक ऐड कर देना होता है। ठीक है, हमने पावर में यहाँ पर इसकी एक ऐड कर दिया, तो पावर 2 है ना, इसमें हमने एक ऐड कर दिया तो हमारा हो गया 3। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर कोई और भी संख्या बची रहती ना, मान लीजिए यहाँ पर 3 की पावर 2 होती तो उस 2 पावर में हम और जोड़ देते, और जो पावर में जोड़ कर आता ना उनकी आपस में गुणा करके हम फाइनल उत्तर अपना लाते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमको जो भी संख्या दी गई होती है, जैसे कि 196, इसके हमने गुणनखंड किए यहाँ पर। तो गुणनखंड करके कितने आए? 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2। तो ये हमारे जो गुणनखंड आते हैं ना, इनमें से हमको वो संख्या निकाल लेनी है जिससे हमको यहाँ पर, जैसे कि 4 से विभाज्य है, यानी कितने गुणनखंड ऐसे है जो 4 से विभाज्य है, तो जिससे भी यहाँ पर विभाज्य पूछे उसको यहाँ पर बाहर निकाल लेना है। 4 से विभाज्य पूछे थे तो हमने 4 बाहर निकाल लिया, 2 की पावर 2 4 होता है, तो हमने ये 4 बाहर निकाल लिया ऐसे। और अंदर यहाँ पर क्या बचा था? 7 की पावर 2 बचा था। तो 7 की पावर 2 बचा था, तो जो पावर होती है, जो घात होती है, उसमें हमको एक बढ़ा देना होता है, और उसको उसमें एक बढ़ाकर हमने यहाँ पर ये लिख दिया। तो हमारे प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यदि एक 9 अंकीय संख्या 72 x 8 4 3 1 y 4 ये दी गई है, इसको अगर 36 से विभाजित करते हैं तो x और y प्राकृतिक संख्याएं है। ठीक है, यानी कि इसमें जो x और y दिया गया है इनकी जगह एक प्राकृतिक संख्याएं है, कोई सी भी हो सकती है हमें। तो y के सबसे छोटे मान के लिए x बटा y माइनस y बटा x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए काफी अच्छा प्रश्न है, ऐसे एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 36 से विभाजित करना है, तो 36 से विभाजित करना है तो इसका मतलब 9 गुना 4, यानी कि ये संख्या जो दी गई है आपकी ये 9 से विभाजित होनी चाहिए और 4 से भी विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए 4 से विभाजित का नियम क्या कहता है? अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। अब अंतिम 2 अंक यहाँ पर क्या दिए गए हैं? y और 4 दिए गए हैं। एक अंक तो हमको 4 दिया गया है, और एक अंक हमको यहाँ पर पता नहीं है, तो उसका हमको यहाँ पर निकालना है। तो पहले तो देख लेते हैं, हम यहाँ पर इस संख्या को पहले मैं उतार लेता हूँ। 72 ये हो जाएगा x
फिर 8 4 3 1 y और 4, ये हमारी एक संख्या हो गई। अब देखिए 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम दो अंक आपके 4 से कटने चाहिए। तो अंतिम दो अंक क्या होने चाहिए, ये तो 0 4 होगा, ये आपका 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। या फिर आपका 24 होगा अंत में, तो ये भी आपका 4 से कट जाएगा, ठीक है। अंत में 36 होगा, ये भी आपका 4 से कट जाएगा। यानी आपको जो y का स्थान मिल रहा है, y के स्थान पर 0 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, इसको रब कर देता हूं मैं पहले। y का मान क्या क्या हो सकता है, y का मान देखिए क्या क्या हो सकता है। y का मान आपका 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इनमें से हमको लेना क्या है, तो इसको लेने के लिए हमको पहले इसमें 9 का नियम लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 4 का नियम तो यहाँ पर लगेगा अंतिम दो अंक में, और 9 का नियम इस पूरी संख्या में लगाएंगे। तो 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। तो हम इस पूरी संख्या के अंकों का योग करेंगे, तो देखिए 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25, 25 और 4 29, 29 हो गए। तो ये हो गया 29 प्लस इसमें x भी है और प्लस इसमें y भी है, ठीक है। अब देखिए y में हम यहाँ पर अगर y का मान हम यहाँ पर 0 रखते हैं, ठीक है। y का मान हमने यहाँ पर पहली कंडीशन ले ली 0। अगर y का मान हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो 29 में और क्या जोड़े, जो ये संख्या हमारी 9 से पूरी पूरी कट जाए। भाई 9 की विभाज्यता का नियम ही तो लगा रहे हैं ना। तो 29 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े जो हमारी ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो 29 में हमको यहाँ पर 7 जोड़ना पड़ेगा। तो 29 और 7 कितने हो जाएंगे 36, और 0 यहाँ पर ही 36। तो इस संख्या के अंकों का योग जो होगा वो 36 हो जाएगा, जो कि आपका 9 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर एक बात ध्यान ये रखनी होगी कि y का मान हम यहाँ पर 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमको यहाँ पर बताया गया कि x और y प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, एक से लगाकर अनंत तक प्राकृत संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5। प्राकृत संख्याओं में 0 को कभी काउंट नहीं किया जाता। 0 को अगर काउंट करते हैं तो वो आपकी पूर्ण संख्या हो जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न की कंडीशन को हमको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो 0 क्या है, अपने आप में एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर y का मान हम 0 नहीं लेंगे। तो जब 0 नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, 0 से अगला क्या है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो y के स्थान पर अगर हम यहाँ पर 2 रख दे, और यहाँ पर ये 29 ऑलरेडी है, तो 29 और 2 कितने हो जाएंगे 31। अब 31 में हम यहाँ पर क्या जोड़े कि ये पूरी संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाए। तो आप बोलेंगे कि 31 में अगर हम 5 और जोड़ दे तो हमारी संख्या का योग क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा, नहीं 36। अब ये 36 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए x का मान यहाँ पर हमने 5 निकाल लिया और y का मान हमने यहाँ पर 2 निकाल लिया। अब देखिए y का मान यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं, 2 और यहाँ पर अंत में 4 है ही, तो ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। नहीं भाई 24 जो है वो 4 से कट जाता है। आप कहेंगे कि जी बिल्कुल 4 से 24 कट जाता है, और जब अंतिम दो अंक 4 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। यानी हमारे 4 की विभाज्यता का नियम भी यहाँ पर पूरा हो गया और 9 की विभाज्यता का भी नियम यहाँ पर पूरा हो गया। किस तरीके से पूरा हुआ है भाई, y के स्थान पर 2 रखने से और x के स्थान पर 5 रखने से हमारे दोनों नियम यहाँ पर पूरे हो गए हैं, 4 का नियम भी और 9 का नियम भी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या निकाला, y का मान यहाँ पर 2 हो गया और x का मान यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। बस हमको यही चाहिए था प्रश्न को सोल्व करने के लिए। अब हमको यहाँ पर x बटा y माइनस y बटा x, इसका मान हमको यहाँ पर निकालना था। तो x की जगह हम यहाँ पर क्या रख देंगे, ये x की जगह भाई यही तो आया है 5, तो x की जगह हम यहाँ पर 5 रख देंगे, और y के स्थान पर क्या रखेंगे 2 रख देंगे, क्योंकि y का मान 2 निकाला है। माइनस कर देंगे इसमें से 2 बटा 5, ठीक है। बस हमने यहाँ पर x और y का मान रखा है। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे इसको सोल्व करने के लिए। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं। अब 2 से इस 10 को काटेंगे 5 बार जाएगा, 2 पंजे 10, और उस 5 की ऊपर अंश में 5 में गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, ठीक है। अब 5 की इसको भाग देंगे, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आप भिन्नों को यहाँ पर जोड़ घटाना आप पर आता होगा। ठीक है, अब 25 में से 4 जाएंगे, कितना बच जाएगा? 21/10 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर 10 से जब हम 20 को भाग देंगे तो 10 दूनी 20, आगे कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा और यहाँ पर 10। ठीक है, इसको सही में कर कर लिखना होता है। तो 2 सही 1/10 हमारे इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10। एक संख्या है 150 328, ये एक संख्या दी गई है, इसे 23 से विभाज्य है, यानी ये जो संख्या दी गई है आपकी 23 से पूरी तरीके से विभाजित है। यदि इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए और इस प्रकार निर्मित संख्या में से 13 का 5 गुना घटा दिया जाए तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगी? तो देखिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ये हमारी एक संख्या दी गई है, ये जो कि आपकी 23 से पूरी तरीके से विभाजित है। अब इसको अवरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए अवरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम तो होता है बढ़ता क्रम। देखिए मैं आरोही क्रम लिखकर दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5, ये तो होगा आपका आरोही क्रम। लेकिन अगर हमको अवरोही क्रम लिखना है तो हम इसको लिखेंगे 5 4 3 2 1। ठीक है, आरोही क्रम होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम जो आपकी छोटे से बड़े की ओर जाएगा, और अवरोही क्रम होता है आपका घटता क्रम जो कि आपका बड़े से छोटे की ओर जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो ये जो संख्या दी गई है हमारी 150 328, इसको हमको अवरोही क्रम में लिखना है। देखिए अवरोही अवरोही क्रम मैंने अभी आपको बताया कि घटता क्रम होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो इस संख्या में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 8 है। उसके बाद है 5, उसके बाद है 3, उसके बाद है 2, उसके बाद है 1, उसके बाद है 0। ठीक है, तो ये इस संख्या का अवरोही क्रम हो गया इस संख्या के अंकों का। ठीक है, अब देखिए हमको क्या कहा गया है? अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए। हमने पुनर्व्यवस्थित कर दिया और इस प्रकार निर्मित संख्या में से 13 का 5 गुना घटा दो। तो 13 का 5 गुना घटाना है। 13 का 5 गुना कितना होता है? 13 गुना 5 कितना होता है? 65। ठीक है, तो इसमें से हमको 65 घटा देना है। चलिए घटा देते हैं। 10 में से 5 जाएंगे 5 बचेंगे। यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा? 10 में से 6 जाएंगे आपके 4 बचेंगे, और यहाँ पर 1 बचेगा। 3 5 8, तो 65 घटाकर हमारा जो आया है वो ये आया है। ठीक है भाई, 13 का 5 गुना 65 होता है, हमने 13 का 5 गुना इसमें से घटा दिया। अब देखिए आगे क्या पूछा है? तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी? तो इन ऑप्शनों में से हमसे चेक करना है कि इनमें से कौन सी संख्या से ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित होगी। अब देखिए इनमें से किससे विभाजित होगी? इसके अंत में देखिए आप क्या है भाई, 85 31 45, इसके अंत में जो 5 है, और जिसके अंत में यहाँ पर 5 होता है ना, वो संख्या हमेशा 5 से विभाजित होती है। तो ऑप्शन में यहाँ पर आपको 5 दिया गया है, तो ये संख्या जो है आपकी 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शनों को अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। फाइनल आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20। रामू को 1 और 1000 दोनों सहित, यानी इन दोनों को भी मिलाना है। रामू को 1 और 1000 के बीच की संख्याओं की एक सूची का चयन करना था जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य है। यानी हमको 1 से 1000 के बीच ऐसी संख्याओं का चयन करना है जो 2 और 7 दोनों से विभाजित हो। तो 2 और 7 दोनों से विभाजित हो, इसका मतलब इनके एलसीएम से भी विभाजित होनी चाहिए। तो 2 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमसे यहाँ पर इस तरीके से सवाल पूछा जाता है कि 1 से 1000 तक के बीच, तो जो हमको अंतिम संख्या दी गई होती है ना, जैसे कि हमारी ये 1000 दी गई है, हमको इसको ही भाग दे लेना होता है इसके एलसीएम से। तो 14 से इसको भाग देंगे, जो पूरा पूरा भाग जाएगा ना, जो पूरा पूरा भाग जाकर भागफल आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसको 14 से विभाजित करेंगे तो 14 सत्ते 98, 7 बार जाएगा। 14 सत्ते 98, 7 बार गया, बच गए कितने? 2। जब 2 बच गए तो पीछे कितनी बच गई? 0। इसको फिर से 14 से भाग देंगे तो 14 एकम 14, एक बार पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कोई अंक बचे नहीं है, यानी 71 बार पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो जो प्रश्न का सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 71। यानी 1 से 1000 के बीच जो संख्याएं हैं
वो हो जाएगी आपकी 71, जो कि 7 और 2 दोनों से विभाजित होती है। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 6 अंकों की एक संख्या है, ये वाली दी गई है आपकी 76, 32, 54। ये 6 अंकों की एक संख्या है, इसको 18 से विभाज्य, यानी ये 18 से पूरी तरीके से विभाज्य है। यदि हम संख्या में से 41 का 5 गुना घटा दें तो बनने वाली नई संख्या इनमें से किससे विभाज्य होगी। तो देखिए फिर से ऐसा सवाल है, काफी अच्छा है, इसको कीजिएगा। भाई संख्या को लिख लेते हैं पहले, 76, 32 और 54। ये एक संख्या है जो कि आपके 18 से कटती है। यदि हम संख्या में से 41 का 5 गुना घटा दें तो भाई 41 का 5 गुना इसमें से हमको घटाना है। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20। 41 का 5 गुना कितना हो जाता है, 205 हो गया नहीं। अब इस 205 को इसमें से घटाना है। 14 में से 5 जाकर कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। ठीक है, कितने बचेंगे, 9। उसके बाद यहाँ पर 4 बच जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, 6, 7। तो 41 का 5 गुना इसमें से घटाकर ये आ गया है हमारा। अब जो नई बनने वाली संख्या है वो इनमें से किससे विभाजित होगी। तो देख लीजिए 2 से विभाजित होती है, तो अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। आप कहेंगे अंतिम अंक 2 से तो विभाजित नहीं हो रहा, इसका मतलब 2 जवाब नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए सी, ऑप्शन सी को देख लीजिए, अंतिम अंक 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो अंतिम अंक ना तो 5 है ना 0 है, इसका मतलब ये 5 से विभाजित नहीं है। उसके बाद ऑप्शन डी देख लीजिए, 3, यानी कि अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से विभाजित देखते हैं होता है का, भाई 9 3 से विभाजित हो जाएगा बिल्कुल, 3 हो जाएगा बिल्कुल, 6 हो जाएगा बिल्कुल, ये तो हम कैंसिल कर देंगे। अब देखिए 7 और 4 कितने होते हैं, 7 और 4 होते हैं 11। तो 11 क्या 3 से विभाजित होगा, आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं होगा, इसका मतलब ये 3 से भी विभाजित नहीं होगी। और ऑप्शन यहाँ पर कौन सा बच गया हमारा, एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर बी, यानी ये जो पूरी संख्या है आपकी वो पूरी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 9 की घात 6 गुना 12 की घात 4 गुना 7 की घात 7 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। यानी इसके अभाज्य गुणनखंड कौन से है उनका योग ज्ञात करना है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत से लोग इसको यहाँ पर गलत कर देंगे। तो देखिए हमको सबसे पहले क्या करना होता है, जो बेस होता है ना हमारा, ये बेस, ये आधार होता है जिसके ऊपर घात चढ़ी हुई होती है, इसको हमको अभाज्य संख्याओं में बदलना होता है। अब इसको अभाज्य संख्याओं में कैसे बदलेंगे, देखिए 9 की पावर 6 है ना, पहले हम इसको संख्याओं को ही लिख लेते हैं। 9 की पावर 6 गुना 12 की पावर 4 गुना 7 की पावर 7। ठीक है, ये है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, 9 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ठीक है, ये हो गया हमारा 9, ऊपर इसके घात कितनी है, 6 है। ठीक है, उसके बाद गुना 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं हम 4 गुना 3, ऊपर पावर कितनी है, 4। उसके बाद 7 की पावर 7। ठीक है, हो गया। फिर से देखिए इनकी घात की आपस में गुणा हो जाएंगी, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। तो 3 की पावर 6 दूनी 12, 3 की पावर कितनी होगी, 12। ठीक है, उसके बाद 4 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं, 2 की पावर 2 गुना 3। अब इसकी यहाँ पर पावर 4 दी गई है, गुना में 7 की पावर 7। ठीक है, फिर से इसको करिए, 3 की घात 12। मैं काफी डिटेल में बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग बोर हो जाए और हो सकता है कुछ लोगों को मजा भी आए जो मैथ सीख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 2 है यहाँ पर, ये 2 की पावर 2 है ना। अब जब 2 की पावर 2 की 4 में गुना होगी तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर हो जाएगी 4 दूनी 8। ठीक है, अब 3 की पावर कितनी है, 4, और 7 की पावर कितनी है, 7। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हमारे कौन कौन से हो गए, एक बार इस पर ध्यान दे लीजिए। अभाज्य गुणनखंड जो हो गए हमारे, वो हो गया 3, 2 और 7। अब हम इसको फिर से कैसे करेंगे, देखिए 3 की पावर 12 तो ये हो गई, गुणा में घात जुड़ती है, आपको ये बात हमेशा पता होगी, गुणा में जो घात होती है वो हमेशा जुड़ती है। तो 3 की पावर 12 तो ये हो गई, और 3 की पावर 4 ये हो गई, 12 और 4 कितने हो गई, 16। तो 3 की पावर यहाँ पर लिख दीजिए 16। ठीक है, उसके बाद लगाइए यहाँ पर गुणा का निशान। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर यहाँ पर 8 है। ठीक है, गुणा, उसके बाद 7 की पावर कितनी है, 7 की पावर 7 है। अब देखिए
हमको बस क्या करना होता है, जो आधार होते हैं ना, बेस होता है, इसको हमको अभाज्य संख्याओं में लाना होता है। हमने देखे इसको अभाज्य संख्याओं में इसको ले आए, आप कहेंगे कि जी बिल्कुल ले आए। अब देखिए यही हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, यानी इन्हीं संख्याओं का हमको योग ज्ञात करना है। 3 का, 2 का और 7 का, इनका योग ज्ञात करना है। तो 3 प्लस 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 7 और 3 10 और 2 12, ठीक है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 36, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान दीजिएगा। यदि 12,600 बराबर p की पावर 3 गुना q की पावर 2 गुना r की पावर 2 गुना s की पावर 1 है, जहां p q r s आरोही क्रम में क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं, तो 3p प्लस 2p प्लस माइनस r प्लस s का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए काफी अच्छा सवाल है और बहुत बेहतरीन है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए 126 और 00, इसको हमको अभाज्य के गुणनखंड करने हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे? 126 इससे अलग कर लेंगे और गुणा में 100 अलग कर लेंगे। कर लिया। अब देखिए 126 को हम इसको 4 से काट लीजिए, नहीं 4 से नहीं, इसको 2 से काटिए। तो 2 से इसको काटेंगे, 2 छिक 12 और 2 तिया 6, ठीक है, गुणा में 100, ठीक है। ऐसे ही तो करेंगे भाई, 63 दूनी 126 होते हैं ना। अब देखिए 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब इस 63 को 3 से काटिए, 63 को 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार कटेगा और 3 एकम 3 और यहाँ पर 3, यानी कि 21 तिया 63 होते हैं ना। अब गुणा में 100 ऐसे कर दीजिए। अब देखिए 2 गुना 7 तिया 21 होते हैं ना, 3 गुना 7, 3 7 21 और ये 3 यहाँ पर है और गुणा में ये 100 को हम ऐसे लिखेंगे, 100 25 गुना 100 लिख देते हैं, 25 चौका 100 होता है ना, 25 गुना 4 लिख देते हैं, ये हो गया हमारा ऐसा, ठीक है। अब देखिए इसके हमको अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं ना। तो अब देखिए 2, एक ये रहा 2 और एक ये रहा 4, 4 क्या होता है? 2 की पावर 2 होता है ना। आप कहेंगे बिल्कुल होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 की पावर, एक तो ये हो गई और 2 की पावर 2 ये हो गई, यानी 2 की पावर 3 हो गई, ठीक है। भाई 4 को 2 की पावर 2 ही तो लिखते हैं। तो 2 की पावर 2 तो ये हो गई और 2 की पावर 1 ये हो गई। तो गुणा में घात आपस में जुड़ती है, नहीं जुड़ती है? तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 की पावर 3 तो ये हो गया। उसके बाद 3 की पावर देखिए, 3 की पावर 1 तो ये रही और 1 ये रही, तो 3 की पावर 2 ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 की पावर, 25 जो होता है वो 5 की पावर 2 ही तो होता है भाई। 25 जो होता है वो 5 की पावर 2 ही तो लिखा जाता है। तो हमने 25 को यहाँ पर लिख दिया ऐसे 5 की पावर 2, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 7 बचा है, तो 7, 7 की पावर कितनी है? 1 है, हो गई हमारा। तो ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड इसके 12,600 के, ठीक है। अब देखिए हमको प्रश्न में कहा क्या गया है, आइए इसको देखते हैं एक बार। जहां P, Q और S आरोही क्रम में है, तो देखिए P का मान हमारा ये हो गया, Q का मान हमारा ये हो गया और R का मान ये हो गया और S का मान ये हो गया। आरोही क्रम में है, नहीं है भाई? आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा आएगा 2, फिर उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 7। तो हो गया नहीं है इनका आरोही क्रम, यानी 2 3 5, ये 2 3 5 7 जो है ये पी क्यू आर एस का क्रम से मान आ गया है, ठीक है। अब देखिए हमको किसका मान निकालना है? इसका मान निकालना है 3p प्लस 2q माइनस r प्लस s का निकालना है। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 3p प्लस 2q माइनस r और प्लस में s, इसका मान निकालना है। तो p का मान यहाँ पर क्या आया है? p का मान आया है 2, तो हम यहाँ पर p के स्थान पर रख देंगे 2, ठीक है। प्लस में 2, क्यू का मान क्या आया है? क्यू का मान आया है आपका 3, तो क्यू के स्थान पर रख देंगे यहाँ पर 3, माइनस आर का मान आया है यहाँ पर 5, तो आर के स्थान पर रख देंगे 5 और प्लस में एस का मान क्या आया है? एस का मान आया है यहाँ पर 7, तो यहाँ पर रख दिया 7। अब इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करते हैं इसको, 3 दूनी 6 प्लस 2 तिया 6 माइनस 5 प्लस 7, ठीक है। अब 6 6 कितने होते हैं? 12 माइनस 5 प्लस 7, तो 12 में से 5 जाकर कितने बचेंगे? 7 और प्लस के 7, तो टोटल जोड़ कितना आ गया हमारा? 14।
तो प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा 14, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से इस सवाल को देखिएगा, आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, प्रतियोगी परीक्षा में सही उत्तर के लिए 1 अंक, अनुत्तरित उत्तर के लिए 0 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/2 अंक काटे जाते हैं। अंबिका ने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए और 90 अंक प्राप्त किए, तो सही उत्तर कितने थे? ठीक है, यानी कि उसके कितने उत्तर सही थे ये हमको बताना है। तो देखिए एक बार इसको समझिएगा, प्रतियोगी परीक्षा में सही उत्तर अगर देती है तो उसके लिए 1 अंक मिलता है, और अगर कोई भी सवाल को टिक नहीं करते यानी किसी भी सवाल का अगर उत्तर नहीं देती है तो उसके लिए 0 अंक मिलते हैं, और अगर गलत सवाल करती है तो उसके लिए 1/2 की नेगेटिव मार्किंग भी, यानी 1/2 अंक काट लिया जाता है। तो इसको देके हम कैसे करेंगे, तो मान लीजिए उसके 120 प्रश्न थे ना, मान लीजिए उसने 120 प्रश्न जो है वो सभी के सभी उसने सही कर दिए। अगर 120 प्रश्न कुल दिए गए हैं और उसने सभी के सभी को यहाँ पर सही कर लिया है, तो उसके मार्क कितने आएंगे? 120 मार्क आएंगे, नहीं आएंगे? आप कहेंगे कि बिल्कुल आएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है। तो सही, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सही, यहाँ पर लिख लेते हैं सही। ठीक है, ये हो गए सही मार्क उसके 120, अगर वो सभी के सभी को सही कर देती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए गलत, यानी कि गलत अगर वो सभी को गलत कर लेते हैं तो उसके नेगेटिव में कितने आएंगे? भाई सभी को अगर गलत कर लेते हैं, 120 सवाल है टोटल, तो अगर सभी को वो गलत कर देती है तो इसकी 1/2 नेगेटिव कटेगी, तो कितना हो जाएगा? 60। तो उसके जो 60 क्वेश्चन 60 नंबर आएंगे वो माइनस में आएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव में कट कर इसके आए हैं, तो ये माइनस के 60 नंबर इसके आ जाएंगे ये। ठीक है, अगर सभी 120 सवालों को सही करती है तो सही करने पर तो 120 मार्क उसको मिलेंगे। अगर सभी 120 सवालों को वो गलत करती है तो उसके नंबर आएंगे माइनस के 60। ठीक है, अब उसने अंक प्राप्त कितने किए हैं? उसने अंक प्राप्त किए हैं 90, यानी इसको हम एलिगेशन से कर रहे हैं। ठीक है, तो सही अंक उसने जो प्राप्त किया है टोटल वो 90 किया। अब इसमें एलिगेशन लगा दीजिए और अपने सवाल को हल कर लीजिए। तो देखिए 120 में से 90 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 30 बच जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 90 में से 60 जाएंगे, भाई 90 में से देखिए 90 में से कितने घटाने हैं? माइनस के 60 घटाने हैं, ये माइनस के चिन्ह का ध्यान रखना है। 90 में से माइनस 60 जाएंगे तो कितना होगा? 90, और ये माइनस जो है इस चिन्ह को बदल देगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 150। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 जाएगी और 3 से ये 15 कटेगा, 3 × 3 और 3 × 5 15, ये आ गया हमारा रेशियो। तो टोटल प्रश्न कितने दिए गए थे? 120 दिए गए थे, और यहाँ पर हमारे रेशियो कितना है टोटल प्रश्नों का? 5 और 1 6, इन दोनों का रेशियो देख लीजिए 6। तो हम इन दोनों का रेशियो कितना है? 6 है। तो इस 6 से इसको भाग देंगे, 6 से कट जाएगा ये, 6 दूनी 12, कितनी बार? 20 बार कट जाएगा। अब पूछा क्या गया है? कितने उत्तर सही थे? तो सही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, तो सही इस रेशियो की, यानी कि जो 20 आया है इसकी सही वाले रेशियो में गुणा कर देंगे, यानी इस 5 में गुणा कर देंगे। तो 20 की गुणा हम 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 × 5 = 100। तो हमारे जो सही उत्तर उसने किए थे वो 100 किए थे, तो प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे नंबर सिस्टम के क्लास 4 के टोटल प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपके सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे, और आपका ये नंबर सिस्टम का चैप्टर भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। कल से जो हमारा नया चैप्टर शुरू होगा वो होगा हमारा एलसीएम एचसीएफ का। ठीक है, तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।